एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स होते हैं। कितने टाइप के एंगल्स होते हैं? 6 टाइप से। मेनली कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? 3, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, है ना। उनके हमने फॉर्मूला देखा वगैरह वगैरह, उनके रेशियोज, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी बोलते हैं। उसमें लविंग एंगल्स देखा हमने, और अगर लविंग एंगल्स नहीं हो तो हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेके उसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी हमने। कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1। थर्ड वन इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ठीक, और हमने लविंग एंगल्स पढ़ा। कौन कौन से लविंग एंगल्स होते हैं? 0, वेरी गुड। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/2, साइन 60, साइन 90। 1/1। वेरी गुड। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर साइन का लर्न है तो बाकी सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली हमको पढ़ते क्यों है और उसका कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो वो आपका आता है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से हम बहुत डरते हैं, क्यों पढ़ा जाता है? थीटा 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 पढ़ रहे हैं, किस काम का है? तो आपको बेसिकली अब पता चलेगा कि थीटा जो है और एंगल्स जो हैं वो कहाँ पे काम आते हैं। तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकेंड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है? मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को देख रहा हूँ, आप लोग सीटिंग हो, नीचे बैठे हुए हो, तो मेरी मुंडी जो है थोड़ी सी नीचे झुकी हुई है। तो जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से ऐसा बन रहा है सीधा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। और अगर मैं ऐसे ऊपर फैन की तरफ देखूं तब मेरा एंगल बन रहा है इस तरफ, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखते हैं जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन मतलब जब ऊपर से ग्राउंड की तरफ देखते हैं और वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो बुक्स वगैरह में आपको डेफिनेशन दी हुई है, यू कैन सी देयर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ में आ गया कि हमको नीचे से ऊपर की तरफ है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट डाल लेना है आपको। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ये एंगल कौन सा है? एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, और वो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन की क्या होता है? इक्वल होता है। नोट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चन, इसमें आपको सबसे पहला काम, डायग्राम आपको गिवन नहीं रहेगा। मोस्टली 90% क्वेश्चंस में डायग्राम गिवन नहीं रहेगा, 10% क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन रहेगा। तो बाय लक अगर कोई डायग्राम दिया है तो आपका लक है, नहीं दिया है तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टावर है जो कि वर्टिकली यहाँ पे स्टैंड है, कहाँ पे? ग्राउंड में। तो ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा टावर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर बोल रहा है एक पॉइंट से
टावर का जो फुट है वो कितना दूर है बोल रहे हैं 15 मीटर। तो ये ग्राउंड में मान लेता हूँ 15 मीटर। इस पॉइंट से वो कितने दूर है टावर 15 मीटर। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप कहाँ है ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किस पॉइंट से मिलेगा, इस पॉइंट से कि इस पॉइंट से, सर उस पर एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। बन गया डायग्राम। अब आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको फाइंड आउट करने बोला, यही टावर की हाइट है। कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। हमको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। दो साइड और एक साइड पूछता है, दो साइड गिवन और एक साइड पूछता है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अभी हमको एक एंगल और एक साइड दिया हुआ है, तब हम देखेंगे कि साइन थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे कि tan थीटा। यहाँ पे देखो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB बाय BC। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC की वैल्यू 15 मीटर। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 नहीं पता तो देखते हैं, sin 60 बाय cos 60 लिख सकते हैं। sin 60 की वैल्यू बताओ, 1 बाय सॉरी सर √3/2 √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू इसकी 1/2 कैसे पता, जो साइन में 30 की वैल्यू होती है वो cos में 60 की वैल्यू होती है, तो 1/2 2 विल बी कैंसल आउट, √3/1 मतलब √3 हो गया, और इधर AB बाय 15 इधर ट्रांसपोज कर दूं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 15 √3 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, 3 √3 कहाँ से आएगा, 3 है? इसका रूट उसको कैसे चला जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है। क्लियर है, डायग्राम बनेंगे आपसे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सुन लो पहले क्वेश्चन सुन लो। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रीशियन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है। ठीक है, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, पोल की हाइट कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है, तो ये पोल बना लेता हूं मैं, पोल सीधा सीधा रहता है 5 मीटर की हाइट है। अब बताओ वो लैडर को रखेगा तो कैसे रखेगा, स्लैंटिंग वे में, ऐसा तो नहीं कि जैसे ये पोल है उसके सीधा सीधा ऐसा रख दिया, हवा पे लटकता रहेगा बेचारा वापस गिर जाएगा। तो कैसा रखेगा लैडर को, ऐसा स्लैंटिंग वे में। तो ये लैडर है, इसमें चढ़ेगा वो स्टेप वाइज। क्लियर हुआ। शी नीड्स टू रीच, अरे बाप रे शी है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल से 1 पॉइंट, टॉप से 1.3 मीटर नीचे उसको पहुंचना है ना। यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ पे खड़े होके वो यहाँ पे रिपेयर कर सकती है ना। तो यहाँ तक पहुंचना है उसको, टॉप से कितना नीचे 1.3 मीटर, टोटल हाइट कितनी है 5 मीटर। समझ में आया, आगे हाँ 1.3। What should be the length of the ladder? Ladder की length कितनी होगी, that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, जब वो horizontal से कितने डिग्री पर इंक्लाइन किया हो 60 डिग्री पे इंक्लाइन किया हो, तो इसकी लेंथ कितनी है। मतलब इस बार आपसे क्या पूछा है, हाइपोटेन्यूस पूछा है। ठीक है, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, मतलब पोल के नीचे बॉटम से इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब ये भी आपसे पूछा गया है, बेस भी आपसे पूछा गया और हाइपोटेन्यूस भी पूछा गया है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, कितना आएगा 3.7 मीटर आया। ठीक है, अब हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 60 इज इक्वल टू पी बाय एच, मतलब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी बाय ए सी। साइन 60 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 3.7 और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ए सी को इधर ट्रांसपोज कर दो, 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू गिवन है, बोला है उसने 1.73 लेके सॉल्व कर दो, तो 1.73 लेके सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो 7.4 और 1.73 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट इसमें आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 4.28 मीटर। ठीक है, एसी की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लो, और चाहो तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डेसिमल में है, दिक्कत जाएगी आपको, तो आप क्या कर लो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लो। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछ रहा है, क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 60, या फिर आप हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी लगा सकते थे, cos 60, दैट इज योर विश, आपको जो अप्रोच करना है आप कर सकते हो। tan 60 इज इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस कितना है बी सी, इसकी वैल्यू √3 अभी मैंने फाइंड आउट किया था, है ना। ये देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 3.7, बी सी पूछ रहा है, तो बी सी इज इक्वल टू 3.7, √3 की वैल्यू 1.73, बी सी की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.14 मीटर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम बनाना सीख गए, मतलब बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, देख लो, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इन तीनों को लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक क्वेश्चन वो ट्री वाला आता है कि टूट के नीचे गिर गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्री का हाइट बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, सॉरी स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान आने के कारण ट्री जो है क्या हो गया, ब्रेक होके नीचे गिर गया। ट्री अगर यहां से ब्रेक हुआ, मान लो, कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, है ना, ऊपर वाला पार्ट इधर, टॉप वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, क्लियर। बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, कितना एंगल बना रहा है, बोला है 30 डिग्री ग्राउंड से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ट्री के फुट से और जहां पे वो टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको दे दो ए बी सी डी। ठीक है, आपको पहले बी सी आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन डायग्राम समझ में आया कैसे बनाएंगे, एक ट्री है, बोल रहा है स्ट्रोम होने के बाद टूट के गिर गया, तो उसका जो टॉप का पॉइंट है वो ग्राउंड से टच करेगा, कितने एंगल बना रहा है, बोल रहा है वो 30 डिग्री। तो ट्री का जो टॉप है वो ट्री के बॉटम से कितने डिस्टेंस पर है, 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्री की हाइट बताओ, यही डायग्राम बनेगा। क्लियर हुआ, बताइए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, tan का, वेरी गुड, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन डी सी। tan 30 की वैल्यू नहीं पता, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। ठीक है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DC की वैल्यू 8, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू BC बाय 8। कैंसल आउट, 8 को ट्रांसपोज कर दो तो 8/√3 इज इक्वल टू BC। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 8√3/3 है ना। 3 से अब डिवाइड कर दो, कितना आएगा? डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसलिए रैशनलाइज कर देते हैं। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कितना आएगा बताओ? 3 2 जा 6.666 चलता चला जाएगा। तो 2.67√3, चाहो तो √3 की वैल्यू भी पुट कर दो, कितनी होती है 1.73, पुट करके आंसर लिख दो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, BC की वैल्यू आई है अभी, कितना है आंसर? मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, क्योंकि हमको हाइट फाइंड आउट करना है, ट्री की हाइट। ट्री की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमको हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पार्ट गिरा टूट के गिरा है वो भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज और गिवन क्या है? बेस। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज बेस कॉस का, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू √3/2, DC की वैल्यू 8, BD इज इक्वल टू 8 16/√3, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड कर दो, आपको ट्री की हाइट मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे कितना आ रहा है। 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि अ काइट इज फ्लाइंग। पतंग कैसे उड़ता है? ये पतंग है आपका और उस पर स्ट्रिंग लगी रहती है, ऐसा यहाँ पे हम होल्ड किए रहते हैं। ये स्ट्रिंग है, बोल रहा है कि इसमें कोई स्लैकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो ढीला होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर बोल रहा है? 60 मीटर। तो ये ग्राउंड से हाइट हो गई उसकी। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से उसने क्या कर दिया? टाइट कर दिया, यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितना डिग्री बोल रहा है? 60 डिग्री इंक्लिनेशन है ग्राउंड से। बन गया डायग्राम। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब क्या पूछ रहा है? हाइपोटेन्यूज। लगा दो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? साइन थीटा। साइन 60 इज इक्वल टू 60/ABC। ठीक है, 60/AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 60/AC। AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो। ठीक है, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाय 3। 20 जा 60, 22 जा कितना होगा? 40, 40 √3 मीटर इज योर आंसर। कितना इजी था? डायग्राम बना लिए, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है। द मेन थिंग इज डायग्राम ओनली। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में एक पॉइंट से बोल रहा है, तो ये ग्राउंड है हमारा, इसमें कहीं एक पॉइंट से, इस पॉइंट से हम मान लेते हैं। ठीक है, द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक हाई बिल्डिंग है, कितने मीटर की? 20 मीटर। इसके ऊपर टावर लगाया गया है। देखे हो ना, कभी कभी घरों में क्या दिया जाता है? टावर लगा जाता है सिग्नल के लिए, घरों के ऊपर, छत के ऊपर। तो पहले बिल्डिंग है कितने मीटर की? 20 मीटर की। इसके ऊपर टावर लगाया गया है। टावर की हाइट दी हुई है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से, टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से वो क्या कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो बॉटम से वो कितना बना रहा है? 45 डिग्री। और टॉप से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा? आगे क्वेश्चन बन गया, बस डायग्राम बन गया, मतलब क्वेश्चन बन गया। अब आपसे जो भी पूछा है इजीली बना सकते हो।
रिस्पेक्टफुली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। मतलब अगर मैं इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए सी डी लगाऊं तो ये पूरा क्या है, परपेंडिकुलर, और किसकी वैल्यू दी हुई है और किसी की वैल्यू नहीं दी हुई है क्या? और कुछ तो दिया नहीं है। अच्छा, दो इक्वेशन बनेंगे ना, ठीक है। सर वो दो पहले क्या करो आप, ये पूरा ले लो, इन ट्राइंगल ए सी डी ले लो। एक काम करो आप, इन ट्राइंगल पहले बी सी डी ले लो, क्योंकि हमको ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं। बेस दोनों के लिए सेम है, परपेंडिकुलर और बेस, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर टेन थीटा, वेरी गुड। तो टेन 45 डिग्री बन रहा है ये वाले ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है सी डी, टेन 45 की वैल्यू 1, नहीं पता है तो यहाँ पे पुट करो साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री 20 बाय सी डी। साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू भी सेम होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। कैंसल आउट, कितना मिला 1, सी डी को ट्रांसपोज करो, सी डी इंटू 1 कितना होगा 20 मीटर, सी डी की वैल्यू आ गई, मतलब ये हमको 20 मीटर मिल गया। अब मैं इन ट्राइंगल लगा सकता हूँ, कौन सा, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। अब उसमें कितना डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब मुझे फिर से चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ना, मतलब परपेंडिकुलर के एक पार्ट की वैल्यू दी हुई है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर बोलेंगे पूरा, मतलब अगेन 10 लगाऊंगा मैं, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन सी डी। घुस रहा दिमाग में पक्का? आइडेंटिटी लगा रहे हैं फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही बोल दैट इज नॉट आइडेंटिटी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आइडेंटिटी तो 3 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, प्ले किए हो कि नहीं, समझ में आ रहा? पक्का? फास्ट तो नहीं हो रहा? जहां पे फास्ट होगा बताना मेरे। 10 60 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किए थे, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 अपॉन कॉस 60, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी मतलब 20, वी कैन राइट इट। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई है 20, यहाँ पे पुट कर दो। साइन 60 की वैल्यू यही बताएगा ना, कोई नहीं बताएगा, वेरी गुड। साइन 30 की वैल्यू 1/2 वही तो ये भी बोल रहे हैं 1/2, तो जो साइन 30 की होती है वही कॉस में, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 कैंसल आउट, ए बी प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये 20√3 हुआ इधर आके, इज इक्वल टू कितना हुआ, ए बी प्लस 20 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी, 20 ब्रैकेट में ले लो और ये कॉमन ले लो, है ना, ये मीटर में आपका आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है देन पुट करके आपको सॉल्व करना है, नहीं दी हुई है तो इतना ही लिख के आपको छोड़ देना है। मजा आया क्वेश्चन? थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए, चलिए और लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, ठीक है। एक रोड जाता है, उसके दोनों साइड हमारे पोल लगे रहते हैं, तो ये एक रोड है, इसके दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं, दोनों की हाइट क्या बोल दिया है, सेम है बोल दिया है, ठीक है। मतलब अगर इसकी मैं h मान लेता हूं तो इसकी हाइट भी, इसकी x मान लेता हूं तो उसकी हाइट भी x, क्लियर है? ओके आगे पढ़ते हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड मतलब रोड का क्या बता रहा है, ब्रेड्थ बता रहा है ना,
विड्थ बता रहा है, कितना बता रहा है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ा रोड है। आगे पढ़ते हैं। इतना चौड़ा रोड है, बाप रे, हाईवे रोड होगा। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। मतलब रोड में किसी एक पॉइंट से इन दोनों के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता हूँ, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा 60 होगा, कौन सा 30? लेफ्ट साइड वाला कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप स्लैंटिंग ऊपर करते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा, इसलिए देखो स्लैंटिंग इधर पास है तो 60 डिग्री, और उधर स्लैंटिंग नीचे करते जाओगे एंगल कम होता जाएगा, तो ये 30 डिग्री। समझ में आया? डायग्राम इज क्लियर? इजी है डायग्राम। अब डायग्राम बन गया मतलब आंसर आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हाइट भी फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट का से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर है, x। ये वाला पोल x डिस्टेंस पर है, तो ये वाला कितने डिस्टेंस पर होगा? x माइनस 80। टोटल 80 है, एक x हुआ तो दूसरा कितना होगा? 80 माइनस x, ठीक है। तो हमको हाइट के साथ साथ ये भी फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसको पहले नाम दे दो, A B C D E। सबसे पहले लिख दो इन ट्राइंगल A B C, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर बेस, बेस कितना है? x है, तो मैं tan 60 लगा दूं। परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है? x, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया ना तो आपको ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले लिख रहे थे AC AB, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लिखा था कि कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन ट्राइंगल ABC, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका वो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू अभी फाइंड आउट किए थे, कितनी है? √3। तो यहाँ पे √3 पुट कर दूं। h की वैल्यू कितनी आ गई? √3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इन ट्राइंगल, इधर वाले ट्राइंगल में ECD है ना, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें भी लगा देते हैं। tan 30 इज इक्वल टू व्हाट? h बाय 80 माइनस x, यही होगा? पक्का? tan 30 की वैल्यू नहीं आता, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। जब भी फंसो रुकने का नहीं है, आगे सॉल्व करना। समझ में आया? अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा लर्न करने में। डायरेक्ट मैं कर सकता हूं पर मैं नहीं करना चाहता क्योंकि आपको रटाना नहीं चाहता मैं, अदरवाइज मुझे याद है, मैं लिख देता यहाँ पे। समझ में आया? रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझो, दिमाग में बैठ जाएगा। sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू, जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो √3, 2 कैंसल आउट, h बाय 80 माइनस x, ये कितना आया? 1/√3 बचा इधर। 80 माइनस x को इधर ट्रांसपोज कर दूं, h इज इक्वल टू इतना हो गया। अब आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। 80 माइनस x इज इक्वल टू h की जगह पे √3x, इस √3 को इधर ट्रांसपोज कर दो, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x को इधर ट्रांसपोज करो, कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। मतलब एक पोल जो है 20 मीटर पे है, तो दूसरा पोल कितने मीटर पे है? 60 मीटर पे। समझ में आया? वो लास्ट में आप लोग आंसर लिखोगे, मैं वहां लिखा हूं। और हाइट भी पूछा था आपसे, तो हाइट आप क्या करो, h इज इक्वल टू x की वैल्यू 20 है, ये तो 20√3 मीटर इज योर आंसर। इसमें पुट कर दो x की जगह पे। इजी है? पक्का? ओके, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 12, 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी 7 मीटर हाई है, ठीक है, उसके टॉप से बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर,
एक केबल टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। समझ में आया? कुछ ऐसा ही है क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है। दूसरा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। 1 मिनट, उल्टा बना दिया ना। डायग्राम इज बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई, 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर है, केबल टावर तो बिल्डिंग से भी बड़ा होता है ना, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोल रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट है जिसकी, उसके टॉप से टावर के टॉप पे क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके फीट से इसके टावर पे क्या बन रहा है? टॉप पे क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कर सकता हूँ, है ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। आपको पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट बताइए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले बेस निकालेंगे, या फिर आप ऐसे करो, 1 मिनट, नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है। इसके फुट से, टावर के फुट से एंगल ऑफ क्या बोल रहा है? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 45 डिग्री। अब आप क्या करो, इसको ए बी सी डी ई, ये डायग्राम बन गया। फिर से बता दे रहा हूँ कि एक बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, उसके टॉप से टावर के टॉप पे कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। अब उसके फीट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, उसके फीट से, है ना? तो उसके फीट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हुआ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही होगा। अब आप क्या लगा सकते हो? इन ट्राइंगल परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला? परपेंडिकुलर और बेस, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 7 मीटर और बेस BC, ठीक है। इसको x एज्यूम कर लो, x लिख दो। tan 45 की वैल्यू 1, 7 बाय x, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 मीटर, ये बेस को, ठीक है। अब इन ट्राइंगल आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? बेस देखो, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, है ना? तो अब ये ट्राइंगल हम इन ट्राइंगल ADE लगा सकते हैं। अच्छा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं? पैरेलल है ना भाई लाइन। तो इतना तो पता चल गया, इतना फाइंड आउट कर लो। ADE कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेस और परपेंडिकुलर। tan का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ED, मतलब h माइनस 7, है ना, डिवाइडेड बाय बेस कितना है? 7, टोटल h है इतना 7 है, तो इसको फाइंड आउट करना है तो h माइनस 7 होगा। समझ में आया? tan 60 की वैल्यू √3 h माइनस 7 अपॉन 7, 7 √3 हो जाएगा इज इक्वल टू h माइनस 7। 7 को इधर ट्रांसपोज करो तो 7 कॉमन निकल जाएगा, √3 + 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √3 मीटर। तो ये पूरी हाइट हो गई किसकी? टावर की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक सी है, उसके सी से ऊपर, यहाँ पे सी पे क्या रहता है? लाइट हाउस रहता है ना? सी के पास लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर। अब सी पे कौन चल रहा है? शिप चल रहा है। कुछ भी बना दे रहा हो, है ना, हंसना नहीं रे, फ्लैग लगा देता हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है।
ये दो शिप है। अब क्या बोल रहा है कि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, मतलब ऊपर से, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस सर। है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सा 45 डिग्री होगा? दूर वाले का 30 और पास वाले का 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी ले सकते हैं हम। ये कितना डिग्री बनाएगा? 45, और ये कितना बनेगा? 30 डिग्री। मैं नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है? ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, वन शिप जो है बिहाइंड द अदर शिप है, आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक्स से जूम कर लें। ठीक है, चलो इसको ए बी सी और डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका बेस निकाल लेते हैं। कौन सा लगाएंगे? 10 लगाएंगे। फिर से कौन सा डिग्री, कितना डिग्री है? 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। 10 45 की वैल्यू 1, तो बी सी की वैल्यू 75 मीटर। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल किसका वैल्यू पुट करोगे? इन ट्राइंगल ए डी बी, है ना, इसमें लगाओगे फिर से परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर मतलब 10 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 75। बेस कितना है? बी डी मतलब 75 प्लस एक्स। क्लियर हो रहा? ये 75 कट जाएगा। हाँ बोल रहे, प्लस में है नहीं कटेगा, इनटू में होता है तब कटता है। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 75/75 प्लस एक्स ट्रांसपोज कर दो। क्लियर? इसको उधर ट्रांसपोज कर दो। √3 की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। एग्जैक्ट आपको चाहिए तो ये मीटर में आ गया। क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टावर है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ उसके टॉप से। दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए। कितने? 2। बड़ी जल्दी रहती है तुमको लिखने की। 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, ठीक है, कितने कितने डिस्टेंस पर दिया हुआ है? एक 4 मीटर पे और दूसरा 9 मीटर पे। समझ में आया? और क्या बोल रहे हैं? and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं एक एंगल थीटा मान लूँ तो दूसरा क्या होगा? समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री काम आया, बचपन में पढ़ के आए थे। तो एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? 6 मीटर आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो अब तुम लोग बताओगे कैसे करेंगे। अप्रोच करिए। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी लिखें। इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan थीटा ए बी की वैल्यू नहीं पता, बी सी की वैल्यू 4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इन ट्राइंगल ए बी डी लगा दो, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। बी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? cot थीटा। बी डी अपॉन ए बी अपॉन 9। इक्वेशन नंबर
2। अब क्या करेंगे? 1 के होगा ना 1/tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पर इधर AB स्क्वायर आ जाएगा। हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रूफ हो गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय 36, है ना। 9 4 जा 36। tan थीटा कॉट थीटा विल बी कैंसल आउट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों कैंसल आउट हुए, तो कितना बचा? वेरी गुड, अच्छा हुआ जीरो नहीं बोली। AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, 36 को ट्रांसपोज करो, इधर आ जाएगा AB स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो AB की वैल्यू +6 लेंगे कि -6 लेंगे? हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव भी होती है, पर ऊपर की बात कर रहा है, तो ऊपर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव। हमको 6 मीटर प्रूफ करना था, तो मैग्नीट्यूड 6 मीटर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।